रामपुर नाम के गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में थी एक माँ और 3 बच्चे। माँ का नाम लक्ष्मी और बड़ी बेटी का नाम काजल। छोटी बेटी जो सिर्फ 6 साल की थी उसका नाम था सीमा और बेटे का नाम राजेश। वो लोग बहुत खुश रहते थे, मगर जब से लक्ष्मी का पति मोहन इस दुनिया से गया वो लोग बहुत उदास हो गए थे, क्योंकि मोहन के अलावा उनके घर कोई कमाने वाला नहीं था। जो बड़ा बेटा था राजेश, उसको कोई नौकरी नहीं देता था क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी। मोहन खेती बाड़ी का काम करता था। वो चाहता था कि बड़ी बेटी काजल, उसकी शादी वो अपने सामने कर सके, मगर काजल इस सब से खुश नहीं थी। वो अपने लिए और अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहती थी। एक दिन तीनों बहन भाई सीमा, काजल और राजेश गांव के एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे अपने घर के हालात देखकर। काजल अपने बहन भाई को कहती है, हमने मुखिया जी का बहुत ज़्यादा कर्ज कर लिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम उनका कर्ज कभी भी नहीं चुका पाएंगे। जी दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास बस एक घर है, हमें वो भी बेचना पड़ जाएगा। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं मुखिया जी के घर के आगे से गुजर रहा था तो मैंने सुना था वो अपने नौकर से कह रहे थे, अरे सुनते हो चमन लाल जी मालिक, अगर मोहन के बच्चों ने इस हफ्ते के अंदर अंदर मेरे पैसे वापस ना किए तो मैं क्या करूँगा। क्या करेंगे मालिक आप? मैं उन लोगों का घर अपने कब्जे में ले लूँगा और फिर तो मुझे कोई नहीं रोकेगा उन लोगों को घर से बाहर निकालने से। ठीक है मालिक, आप बिल्कुल ऐसा ही करिएगा। हमारी जितनी भी फालतू भैंसें हैं हम मोहन के घर में डाल देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब वो घर बहुत जल्द ही हमारा हो जाएगा। ये क्या कह रहे हो तुम राजेश? मुखिया जी ऐसा कह रहे थे क्या? हाँ दीदी, अगर ऐसा हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो और कोई सहारा भी नहीं है। नहीं नहीं, तुम लोग परेशान नहीं हो, हम तीनों मिलकर कुछ उपाय निकाल ही लेंगे। चलो दीदी, हम घर चलकर माँ को सब कुछ बता देते हैं। नहीं नहीं, हमें माँ को ये सब कुछ नहीं बताना चाहिए। जी दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चलें फिर अभी हम घर चलते हैं। फिर तीनों बच्चे घर आ जाते हैं। उनकी माँ उनसे कहती है, अरे बेटा, आ गए तुम लोग, बैठो, मैं तुम लोगों के लिए खाना लेकर आती हूँ। लेकिन माँ, खाना आया कहाँ से है? बेटा, मैंने साथ वाली शिमला से कुछ पैसे उधार लिए थे, बस उन्हीं पैसों से ही मैंने खाना बना लिया है। वो लोग खाना खाने बैठ ही रहे होते हैं तो उनके घर कोई आता है। मैं देख कर आता हूँ कौन आया है। राजेश जब अंदर आता है तो उसके साथ एक लड़की होती है। बेटा, ये कौन लड़की है और तुम इसको मुझसे बगैर पूछे अंदर कैसे लेकर आ गए? नहीं नहीं आंटी, आप परेशान नहीं हो, मेरा नाम कैंजल है। मैं यहीं पास के शहर में रहती हूँ। मैं आपके गांव के पीछे वाले जंगल से गुजर रही थी तो वहाँ मेरी गाड़ी खराब हो गई। आप मेरी थोड़ी मदद कर सकती हैं क्या? आज मुझे यहीं रहने दें। अच्छा, ऐसी बात है, तो जंगल में आपकी गाड़ी कौन ठीक करेगा? आप सुबह अपने घर कैसे जाएंगी? आप लोग उसकी फिक्र नहीं करें, मैंने अपने ड्राइवर को बुला लिया है, वो सुबह आएगा और गाड़ी और मुझे ले जाएगा। फिर लक्ष्मी केंजल को अपने घर में रखने के लिए मान जाती है। चलो बेटा, अब मैं तुम्हारी बुआ के घर जा रही हूँ, तुम लोग घर का ख्याल रखना, मैं शाम तक के लौटूंगी। जब लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है तो केंजल उन तीनों बहन भाइयों से पूछती है, तुम लोगों का नाम क्या है? सीमा केंजल को बताती है,
भैया का नाम राजेश है और दीदी का नाम है काजल और मैं सीमा। आप बैठ जाएं, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। केंजल जब खाना खाती है तो उसको वो खाना बहुत अच्छा लगता है। ये खाना कितना मज़ेदार है, आप लोग इस खाने को बनाकर बेचते क्यों नहीं हैं? मैंने इतना अच्छा खाना पहले कभी भी नहीं खाया। आप लोग ये खाना बनाकर बेचते क्यों नहीं हैं? ये बात सुनकर सीमा केंजल से कहती है, हमारे पास कोई जगह नहीं है और इतने पैसे भी नहीं हैं। ये बात सुनकर राजेश और काजल बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो छोटी है, इसको कुछ भी नहीं पता है। सीमा की ये बात सुनकर केंजल सब कुछ समझ जाती है। काजल वहां से खाना उठाकर समेट कर सब कुछ रख देती है। केंजल सिर्फ और सिर्फ सीमा की बात को ही सोच रही थी। मुझे लग रहा है कि सीमा बिल्कुल ठीक कह रही थी। अब मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना होगा। फिर अगले दिन सुबह वो तीनों बहन भाई गांव के एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं तो केंजल उनके पास आती है और कहती है, मुझे पता है कल रात जो सीमा ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अपना एक ढाबा खोलो। फिर राजेश केंजल से कहता है, नहीं दीदी, हम ये सब कैसे करेंगे? इस सब के लिए बहुत पैसा चाहिए है। तुम लोग पैसों की फिक्र नहीं करो, तुम लोग बस खाना बनाने की तैयारी करो, सब कुछ हो जाएगा। फिर शाम से ही वो लोग अपने ढाबे पर काम करना शुरू कर देते हैं। केंजल अपने घर चली जाती है। उनके गांव में और कोई ढाबा नहीं होता है, इसलिए सब लोग वहां पर खाना खाने आते हैं। उनके हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं और वो लोग खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। एक प्यारे से गांव में दो भाई रहते थे। छोटे भाई का नाम श्याम था और बड़े भाई का नाम गणेश। वो दोनों भाई खेती बाड़ी का काम करते थे, मगर उन दोनों में फर्क ये था कि छोटा भाई श्याम खेती बाड़ी करता था और बड़ा भाई गणेश वो खेती बाड़ी कर पाता था, क्योंकि जो बड़ा भाई था वो बहुत अमीर था और छोटा भाई बहुत गरीब। बड़ा भाई बहुत अमीर था तो वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजारता था और अमीर होने के कारण वो बहुत घमंडी भी था। उसकी बीवी भी उसी की तरह बहुत घमंडी थी। उसको अपने पैसे पर बहुत घमंड था। गणेश शाम की मदद करने के बजाय उसका मजाक उड़ाता था। शाम के हालात ठीक ना होने की वजह से उसकी बीवी उससे हर वक्त लड़ती रहती थी। वो उसको बिल्कुल भी खुश नहीं रख पाता था। हर बार की तरह शाम आज भी काम पर जाने के लिए निकल रहा होता है तो उसकी पत्नी उसको बोलती है, तुम जा तो रहे हो लेकिन तुम ये मुझे बता कर जाओ, आज भी तुम कमा कर लाओगे या ऐसे ही खाली हाथ आ जाओगे? तुमने तो रोज का बना के रखा हुआ है, मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ तुम्हारे साथ। जेठ जी को देखो, उन्होंने पायल को कितना सुंदर हार दिया है, वो भी शुद्ध सोने का। तुम मुझे क्या दे सकते हो? कुछ भी नहीं। अगर आज तुम कुछ कमा कर घर वापस नहीं आए ना तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं अपने घर चली जाऊंगी। तुम रहना यहाँ अकेले गरीबी में। नहीं नहीं पूनम, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, जो तुमने सुना मैं वही कह रही हूँ, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। हम दोनों को मिलकर ही इस मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मैं कोशिश कर तो रहा हूँ और आज तो मैं ज्यादा मेहनत करूँगा, तुम चिंता मत किया करो। इतना कहकर शाम अपने काम पर जाने के लिए निकल जाता है। शाम जब अपने घर से बाहर निकलता है तो वो अपने पेड़ के पास आकर खड़ा हो जाता है। ये वो पेड़ होता है जो शाम ने अपने हाथ से लगाया था। जब शाम छोटा था तो वो अपने पेड़ का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन जब से उसकी शादी हुई और उसने अपना पेड़ पूनम के हवाले किया तो उसके पेड़ की हालत कुछ ऐसी हो गई थी। उसका पेड़ बिल्कुल सूख कर लकड़ी बन गया था।
शाम वहाँ से उदास होकर अपने काम पर जाने के लिए निकल जाता है। शाम को काम पर गए हुए कुछ ही घंटे होते हैं तो वो घर वापस आ जाता है क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही होती है। शाम जब अपनी पत्नी के पास पहुंचता है तो उसकी पत्नी बहुत हैरान हो जाती है और पूछती है, क्या हुआ, आप इतनी जल्दी घर वापस क्यों आ गए हैं? आपने तो कहा था ना बहुत देर तक के काम करूंगा और बहुत सारे पैसे लेकर आऊंगा, तो आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? अरे अरे, क्या हो गया है? थोड़ी शांति रखो। बाहर देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। मैं इतनी तेज बारिश में काम कैसे करूँगा? मतलब आज आप कुछ भी नहीं लाए हैं? जो आप लाते थे आप तो आज वो भी नहीं ला पाए हैं। आप मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं जा रही हूँ अपने घर। ये कहकर पूनम वहाँ से चली जाती है। अरे रुको तो पूनम, तुम कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। अरे ये सब क्या हो गया? मुझे भैया से बात करनी चाहिए। हाँ, मैं उनके घर जाता हूँ और उन्हें सब कुछ बताता हूँ। मेरे ख्याल से वो मेरी मदद कर ही देंगे। भैया भैया, गजब हो गया। पूनम घर छोड़कर चली गई है। भैया मैं क्या करूँगा? आप पूनम से बात करें। मैं क्या करूं? अगर तुम्हारी बीवी घर छोड़कर चली गई है तो तुम क्यों मेहनत नहीं करते हो? ज़्यादा पैसा कमाओ और अपनी बीवी को खुश रखो। तुमने खुद उसको घर से निकाला है। आप इनसे बातों में क्यों लग गए हैं? इनको निकाले हमारे घर से बाहर। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं उठकर अपने मसले लेकर। निकल जाओ हमारे घर से। भैया भाभी ने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। मैं बस उनसे मदद ही तो मांगने गया था। और पूनम, वो तो मुझे बिल्कुल ऐसी नहीं लगती थी। वो भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं कहाँ जाऊँगा अब? वो इतना कहकर अपने पेड़ के नीचे बैठने जाता है। शाम पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है तो उसको नींद आ जाती है। शाम पेड़ के नीचे ही सो जाता है। शाम जब थोड़ी देर बाद उठकर देखता है तो उसका पेड़ पहले की तरह हरा भरा हो जाता है, मगर उसके अंदर जो फल लगे हुए थे वो कुछ अलग ही थे, सुनहरे से फल। शाम को बहुत ज़्यादा तेज भूख लगी होती है तो वो सोचता है कि मैं इन फलों में से एक फल तोड़कर खा लेता हूँ जिससे मेरी भूख मिट सके। शाम जब वो फल खाता है तो वो उससे खाया ही नहीं जाता है। वो समझ जाता है कि ये सोने का फल है और वो बहुत खुश हो जाता है। शाम वो फल बेचकर कुछ दिन अपना गुजारा चलाता है और देखते ही देखते शाम इतना अमीर हो जाता है। वो अपना एक बड़ा घर कर लेता है, अपने घर में नौकर रख लेता है। एक दिन गणेश बाजार में जा रहा होता है तो उसको एक आदमी मिलता है। वो आदमी उससे कहता है, अरे भाई गणेश, शाम के घर पे मुझे कोई नौकरी तो दिलवा दो। श्याम मेरे पास पहले नौकरी करता था लेकिन मैंने उसको बहुत जलील किया है। अब वो मुझे अपने पास काम पर नहीं रखेगा। तुम एक बार बात करके चेक करो, हो सकता है वो मुझे काम पर रख ले तुम्हारे कहने पर। मेरी सारी फसल खराब हो गई है, मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया हूँ। रुको रुको भाई, क्या क्या बोले जा रहे हो तुम? वो खुद बेरोजगार है, वो तुम्हें कहाँ से काम पर रखेगा? उसके घर तो खुद खाने को कुछ नहीं है। अरे भाई गणेश, श्याम तो इतना अमीर हो गया है उस सोने के पेड़ से। वो तो आपका भाई है, आपको कुछ भी नहीं पता सच में। गणेश उस आदमी की बात सुनकर जल्दी से शाम के घर जाने की करता है। गणेश शाम के घर पहुंच जाता है। अरे मेरे प्यारे भाई, कहाँ थे तुम इतने दिनों से? तुम तो नजर ही नहीं आए। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर आपको अंदर आने किसने दिया? निकल जाए मेरे घर से। अरे मेरे प्यारे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं निकल जाऊँ इस घर से? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम भूल गए हो क्या? नहीं भैया, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। मुझे सब याद है। जैसे आपने मुझे अपने घर से निकाला था, मैं आपको अपने घर से नहीं निकालना चाहता हूँ।
आप खुद ही चले जाएं यहाँ से। गणेश घर से बाहर आ जाता है। वो बाहर आकर उस पेड़ में से कुछ फल तोड़ने की कोशिश करता है तो वो पेड़ उससे बोलता है। अगर तुमने मेरे अंदर से एक फल तोड़ने का भी सोचा तो मैं तुम्हें पत्थर की मूर्ति बना दूंगा और तुम हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाओगे। गणेश उस पेड़ को बोलता देखकर काफी हैरान हो जाता है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है मगर वहां से भाग ही नहीं पाता। यहाँ से भागने की कोशिश मत करो, पहले मेरी बात सुनो। पहले के वक्त में तुमने मेरे मालिक के साथ बहुत बुरा किया है और अब तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होगा। अब जाओ यहाँ से। फिर गणेश वहां से ऐसा गायब होता है जैसे गधे के सर से सींग। और फिर अगले दिन सुबह उसकी बीवी पूनम भी घर आ जाती है। वो पूनम उससे कहती है, मुझे माफ कर दो, तुम ठीक थे, मैं हमेशा गलत थी। तुम ठीक कहते थे, हम मिलकर इस मुश्किल का सामना कर सकते हैं और देखो तुमने कर लिया। अब मैं तुमसे कभी अलग नहीं होंगी। मैंने तुमसे कहा था ना, थोड़े दिन इंतजार कर लो, सब्र का फल हमेशा अच्छा मिलता है। और देखो मुझे सब्र का फल कितना अच्छा मिला है। तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं रखूंगा अपने घर में, जाओ यहाँ से। पूनम उस पेड़ के पास आकर खड़ी होती है तो वो पेड़ उसको कहता है, अगर तुम उस वक्त मेरी सेवा करती तो आज तुम भी आराम से जिंदगी गुजारती सुखी होकर। अब तुम यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। फिर पूनम वहां से चली जाती है और शाम सुख शांति से अपना जीवन बिताने लग जाता है। रमा, ओ रमा, किधर हो? मुझे अपनी सुंदर सी शक्ल और जुल्फे तो दिखा दो। अरे अरे, आप तो हर वक्त मेरी तारीफ ही करते रहते हैं। अरे तुम तो हो ही इतनी सुंदर और तुम्हारे बालों की तो बात ही कुछ अलग है। अरे बस बस, अब आप मेरी सुंदरता की तारीफें बंद कर दें और अपने काम पर जाएं वरना आपका खड़ूस सेठ आपको फिर कुछ न कुछ सुनाता रहेगा। अच्छा अच्छा, चलो अब मैं जाता हूँ। आदित्य वहां से चला जाता है। आदित्य को सब पूरे गांव में प्यार से आदि कहा करते थे। आदित्य एक सेठ के घर में काम करता था। उसका सेठ उसको बहुत कम पैसे देता था और काम बहुत ज़्यादा करवाता था। कम पैसे मिलने के कारण आदि कभी कभी खेती बाड़ी का काम भी कर लिया करता था। आदि अपनी पत्नी रमा से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। वो हर दूसरे तीसरे दिन उसके लिए, उसके सुंदर बालों के लिए गजरे लाता था। एक दिन आदि जब सेठ के घर पहुंचता है तो सेठ उससे कहता है, अरे सुनो आदि, मेरी बेटी शहर में है और उसे एक नौकर की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके घर पे जाके नौकरी करो। मगर सेठ जी, मैं अपनी पत्नी को इस गांव में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि उसका यहाँ पे मेरे सिवा और कोई भी नहीं है। अरे अरे, मेरी बात तो सुनो। तुम अपनी पत्नी को भी शहर लेकर चले जाओ, ऐसे मेरी बेटी का भी काम निकल जाएगा और तुम्हें एक पक्का मकान भी मिल जाएगा। चले ठीक है सेठ जी, मैं अपनी पत्नी को भी शहर लेकर चले जाता हूँ। हाँ तो जाओ जल्दी घर जाके तैयारी करो, तुम्हें कल सुबह ही निकल जाना होगा शहर जाने के लिए। जी जी सेठ जी, मैं अभी जाकर अपनी पत्नी को भी बता देता हूँ। फिर आदि घर आने के लिए निकल जाता है। अरे आज तो मेरी रमा खुश हो जाएगी क्योंकि उसने पहले कभी शेर देखा भी नहीं है। अभी जाके उसको जल्दी से बताता हूँ। रमा, और रमा, जल्दी से इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए सुनो कितनी अच्छी खबर लाया हूँ। जी जी बोलें, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? आप इतनी जल्दी आ गए हैं, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ, तुम बैठो तो सही, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, तुम्हें सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। अरे बस, अब तो मैं बैठ भी गई हूँ। अब आप मुझे जल्दी से बता दें, अब मुझे और इंतज़ार नहीं करवाएं। अरे हाँ हाँ, बताता हूँ। हमारे सेठ की जो छोटी बेटी है ना, काजल। जी जी, वो जो शहर में रहती हैं। हाँ हाँ वही। हमें अब उनके घर शहर जाकर काम करना पड़ेगा और हमें वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप रोज़ शहर से आना जाना करेंगे? अरे नहीं नहीं, मेरी भोली रमा, हम अब हमेशा के लिए शहर चले जाएंगे।
क्या अब हम शहर चले जाएंगे? अरे वाह, वहाँ जाकर कितना मज़ा आएगा। अरे हाँ हाँ, जभी तो मैंने जल्दी से सेठ जी को हाँ बोल दिया। और हमें सुबह ही निकलना है शहर जाने के लिए। चलो अब जल्दी जल्दी से तैयारी कर लेते हैं। अभी मेरा नदी पर जाने का समय हो रहा है, मैं अभी पानी भर के आती हूँ। चलो रमा, मैं भी तुम्हारे साथ चल लेता हूँ। मैं भी तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, आप क्यों जाएंगे मेरे साथ? आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? रहने दें, आप यहीं रहें, मैं अभी आ जाती हूँ जल्दी से। मगर तुम मेरे साथ जाने वाली बात पर इतना परेशान क्यों हो गई हो? नहीं नहीं नहीं, तो मैं तो कोई परेशान नहीं हुई। आप बाहर जाकर खड़े हुए, मैं अभी आती हूँ मटका लेकर। जब आदि वहाँ से चला जाता है तो रमा कहती है, ओहो हो, ये क्या सर्वनाश होने जा रहा है। मुझे लग रहा है आज इनको पता चल ही जाएगा। फिर वो दोनों नदी की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। अरे रमा, तुम मुझे एक बात तो बताओ। हमारे गांव की औरतें तो 12 बजे के बाद पानी भरने आती हैं, और तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? अरे आप भी कमाल करते हैं, आपने ही तो कहा था कि आज जल्दी काम ख़त्म करना है। अरे हाँ, तुम तो ठीक कह रही हो, आज तो बहुत काम है। ऐसे ही बातें करते करते वो लोग नदी तक के पहुंच जाते हैं। वो लोग नदी पर पहुंचते हैं। अचानक से हवा का एक तेज झोंका आता है और उस हवा के झोंके से रमा के नकली बाल उड़ जाते हैं और उसका गंजा सर आदित्य के सामने आ जाता है। अरे अरे अरे, रमा रमा, ये क्या हो गया? तुम्हारे बाल तो एक हवा के झोंके से ही उड़ गए। आप मुझे माफ कर दें, मैंने आपसे झूठ बोला। ये रेशमी बाल मेरे नहीं हैं, ये नकली बाल हैं। रमा, तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम मुझे पहले ही सच बता देती तो तुम्हें इतना झूठ नहीं बोलना पड़ता। मगर मैं आपको अगर सब कुछ बता देती तो आप क्या मुझसे शादी कर लेते? हाँ रमा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। तुम ऐसे भी मुझे बहुत पसंद हो। और वैसे भी हम कल शहर जा रहे हैं ना, और मैंने सुना है वहाँ पर इन सब चीज़ों का इलाज बहुत आसानी से हो जाता है। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। सुबह होते ही वो लोग शहर के लिए निकल जाते हैं। वो लोग शहर पहुंचते हैं। उनको शहर में एक बहुत बड़ा घर दिया जाता है जो कि बहुत खूबसूरत होता है। वो लोग वहां रहते हैं। आदि शहर में थोड़े दिन काम करके जितना पैसा कमाता है वो सोचता है कि वो रमा का इलाज करवा दे। और जैसे रमा के नकली बाल होते हैं वैसे ही वो उसके असली बाल करवा लेता है। और फिर ऐसे ही उन दोनों का प्रेम और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो दोनों शहर में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। अगर आप भी देखना चाहते हैं रोज़ नई नई कहानियाँ तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।